नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया, ठीक-ठाक, एकदम मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई-लिखाई, तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। साथियों, हम लगातार सुपर टेट की बात कर रहे हैं और उससे जो भी महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा जो भी सिद्धांत दिए गए हैं, उनकी हम लगातार बात कर रहे हैं। आज हम पावलोव की बात करेंगे, ठीक है? हमने वैसे 4 मनोवैज्ञानिकों की बात कर ली है और उनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं, वो सब मैंने करा दिया है। आज हम 5वें की बात करेंगे पावलोव। यहाँ से भी 2 से 3 प्रश्न आराम से तुमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एक भी चीज़ें मैंने नहीं छोड़ी है। दूसरी चीज़, ये एक शॉर्ट नोट होती है और जब तुम चाहो इसका क्विक रिवीज़न आराम से कर सकते हो, है ना? इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है। अब एग्ज़ाम टाइम भी ये तुमको काफ़ी काम देगा, काफ़ी तुम्हारे काम आएगी और ये नोट्स अगर तुमको चाहिए, तो इस नंबर पे संपर्क करना। नंबर ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। नंबर है हमारा 7, 7, 5 2 8 6 8 5 9 9। इस नंबर पे संपर्क कर लेना, ये पीडीएफ तुमको दे दी जाएगी, ठीक है? हमने एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। जो भी ऐसे सारी इम्पोर्टेंट पीडीएफ हैं, वो सारी की सारी तुमको उसी ग्रुप में मिल जाएँगी, ठीक है? तो भाई चलो हम बात करते हैं और इसको समझते हैं, हर एक चीज़ बहुत बेसिक से। सबसे पहले हम परिचय की बात करते हैं, परिचय से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। इनका पूरा नाम जो है वो है इवान पेट्रोविच पावलोव, ठीक है? देश कौन-सा है इनका? तो रूस, रसिया के रहने वाले हैं। जन्म की बात करें 14 सितंबर 1849। 14 सितंबर कौन-सा डे होता है बताओ? हाँ? विश्व हिंदी दिवस, है ना? विश्व हिंदी दिवस, यहाँ से भी इसको याद रखना, हिंदी दिवस। पावलोव हिंदी दिवस के दिन पैदा हुए, है ना? 14 सितंबर को ही जो हमारी हिंदी भाषा है, उसको संविधान में दर्जा दिया गया था। अब हम मृत्यु की अगर बात करें तो 27 फरवरी 1936 को इनकी मृत्यु भी हो जाती है ना? क्षेत्र की बात करें तो शरीर क्रिया विज्ञान, साइकोलॉजी, इसके लिए बहुत जाने-माने फिलोसोफर भी रहे ये, है ना? प्रसिद्धि, पाचन तंत्र पर इन्होंने शोध किया था जिसके लिए 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला इनको? नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला था? 1904 में, पाचन तंत्र पर शोध के लिए, ठीक है? महत्वपूर्ण क्या है इनके संबंध में? तो पावलोव मनोवैज्ञानिक नहीं बल्कि शरीर क्रिया वैज्ञानिक है ना? फिजियोलॉजिस्ट है ये। चलो, अब यहाँ पे हम इनके सिद्धांतों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई? सिद्धांत की बात करेंगे। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसको शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत कहते हैं। ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत कहते हैं या इसी को क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी बोलते हैं या इसी को फिर रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग बोलते हैं या इसी को फिर एसआर थ्योरी भी बोलते हैं। इसी को कंडीशन रिफ्लेक्स थ्योरी भी बोला जाता है। तो इस सिद्धांत के कई सारे नाम हैं, ठीक है? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत जो है, इसके कई सारे नाम हैं और इन नामों को यहाँ पे क्लासिफ़ाई किया गया है, यहाँ पे दिया गया है, ठीक? अब देखो इसको याद कैसे करो? जैसे शास्त्रीय अनुबंधन है, तो शास्त्री जी याद रखो, ठीक है? शास्त्री जी पाव खाते हैं या शास्त्री जी कहते हैं पाव लाओ, ठीक है? शास्त्री जी को पाव खाना पसंद है, तो शास्त्री जी कहते हैं पाव लाओ। तो यहाँ से याद रखोगे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किससे संबंधित है? पावलोव से संबंधित है। यहाँ तक मेरे हिसाब से याद रहेगा तुमको। एस का मतलब क्या होता है यहाँ पे? एस का मतलब होता है स्टिमुलस होता है, आर का मतलब होता है रिस्पोंडेंट, है ना? एस का मतलब क्या होता है? स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब उद्दीपक और आर का मतलब होता है रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट का मतलब प्रतिक्रिया। अब उद्दीपक और प्रतिक्रिया ये भी समझ लो। मान लो कोई कुत्ता है उसने क्या देखा? भोजन देखा उसने, कटोरी में भोजन रखा हुआ है, ठीक है? तो इस भोजन को देख के उसको लार आएगा, है ना? उसके मुँह में लार आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो भोजन है वो उद्दीपक है। क्या है? उद्दीपक, जिसकी वजह से उसके मुँह में लार आया, है ना? क्या है? उद्दीपक है।
अरे कहाँ चला गया? तो भोजन क्या है? उद्दीपक है और लार का आना ये होता है तुम्हारी प्रतिक्रिया। क्या होता है? प्रतिक्रिया। बात समझो। भोजन जो है वो उद्दीपक का काम कर रहा है और लार का आना प्रतिक्रिया को बताता है, रिस्पोंडेंट को बताता है। ये सारी चीजें तुम समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं। अब इनके सिद्धांत के हिसाब से, पावलोव के सिद्धांत के हिसाब से कौन सा सिद्धांत दिया है इन्होंने? अभी क्या बताया मैंने? क्या बताया? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, है ना? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत ना। शास्त्री जी क्या है? शास्त्री जी पावलोव। इसको ध्यान रखना। अब शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के हिसाब से सीखना जो है वो उद्दीपक स्टिमुलस और प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स के बीच संबंध स्थापित होने की प्रक्रिया है। ऐसा पावलोव कहते हैं, या पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत ऐसा कहता है। यहाँ तक चीजें क्लियर? अब आगे चलते हैं। पावलोव को जो प्रसिद्ध प्रयोग हुआ उन्होंने कुत्ते पे अपना प्रयोग किया, है ना? पावलोव ने अपना प्रयोग किस पे किया भाई? कुत्ते पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? कुत्ते के सामने भोजन रखा। अब भोजन देखते ही कुत्ते के मुंह में लार आई। ठीक। दोबारा उन्होंने क्या किया कि घंटी बजाई और भोजन रखा। ठीक है। तब कुत्ते के मुंह में लार आया। और कई बार दोहराने के बाद ये जो प्रक्रिया है कि घंटी बजाई फिर भोजन दिया, घंटी बजाई फिर भोजन दिया, घंटी बजाई फिर भोजन दिया, लगातार जब यही चीजें दोहराई जाने लगी तो कुछ समय बाद देखा कि जैसे ही घंटी बजती है कुत्ते के मुंह में लार आना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। क्या बोला जाता है? यही प्रक्रिया। पहले उन्होंने भोजन रखा तब कुत्ते के मुंह में लार आता था। फिर उन्होंने घंटी के साथ भोजन रखा तब लार आने लगा। लगातार घंटी भोजन, घंटी भोजन, ये सारी चीजें लगातार होती रही। तो बाद में इन्होंने देखा कि अब मैं घंटी ही बजा रहा हूँ तब भी कुत्ते के मुंह में लार आ रहा है। और ये सारे प्रोसेस को, इस सारी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? शास्त्रीय अनुबंधन प्रक्रिया या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक। बात समझे कि नहीं? आगे चलो भाई। ठीक है। अब जैसे मैंने दो चीजें तुमको बताई, एक मैंने क्या बताया था? उद्दीपक बताया था, उद्दीपक। और एक मैंने क्या बताया था? प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया। ठीक है। तो ये भी कई तरीके के होते हैं। जैसे उद्दीपक की बात करूंगा तो पहला हम प्राकृतिक उद्दीपक की बात करेंगे। ठीक है। अनकंडीशन स्टिमुलस। यहाँ पे देखोगे जो स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया उत्पन्न करे, है ना? मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं। जैसे भोजन कुत्ते ने देखा, उसके मुंह में अपने आप लार आ गया। ठीक है। तो ये प्राकृतिक उद्दीपक हो गया ये वाला। ठीक। प्राकृतिक प्रतिक्रिया क्या होगी? ये प्राकृतिक उद्दीपक है ये वाला। ठीक है। ये भोजन जो है वो उद्दीपक का काम कर रहा है, प्राकृतिक है। कुत्ता कहीं भी भोजन देखेगा तो उसके मुंह में लार आएगा ही आएगा। प्राकृतिक उद्दीपक है। प्राकृतिक प्रतिक्रिया होगी, अब इसी भोजन को देख के कुत्ते के मुंह में क्या आ गया? लार आ गया, है ना? ये देखो। तो भोजन देख के लार आना ये तुम्हारा प्राकृतिक प्रतिक्रिया हो जाएगी, जो बिना सीखे स्वाभाविक रूप से हो जाएगी, है ना? भोजन देखते ही लार तो आना ही है। अब आते हैं हम तटस्थ उद्दीपक के बारे में। न्यूट्रल स्टिमुलस, जिससे पहले कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। अच्छा, न्यूट्रल उद्दीपक का मतलब क्या है? तटस्थ उद्दीपक का मतलब है कि जैसे खाने के साथ पहली बार हम घंटी बजाएंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? खाने के साथ पहली बार घंटी बजाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो होता है हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस, है ना? घंटी का बजना, इससे कुत्ते को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर आता है अनुबंधित उद्दीपक, कंडीशन स्टिमुलस, जो अभ्यास के बाद प्रतिक्रिया उत्पन्न करे। अब अगर लगातार हम खाने के साथ घंटी, खाने के साथ घंटी, खाने के साथ घंटी, फिर एक टाइम आएगा जब हम घंटी बजाएंगे तब भी वो प्रतिक्रिया देगा, है ना? और ये तुम्हारा आ जाता है अनुबंधित प्रतिक्रिया में, सीखने के बाद मिलने वाली प्रतिक्रिया। घंटी सुनकर ही अब कुत्ते पे लार आने लग रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और इसको तुम समझ गए होगे। तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, सीखने के चरण पे आते हैं।
सीखने के चरण की अगर हम बात करेंगे तो पहला आता है अनुबंधन से पहले, कंडीशन से पहले। भोजन दिया जाता था, लार आता था, स्वाभाविक संबंध है ना? घंटी बजाओगे तो कोई लार नहीं आता था क्योंकि घंटी को वो समझता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। भोजन देख के ही इसके मुँह में लार आएगा, तो ये अनुबंध से पहले। अनुबंध के दौरान घंटी प्लस भोजन देके लार आता था। इस संयोजन को बहुत बार जब दोहराया जाएगा, तब हम अनुबंध के बाद आफ्टर कंडीशनिंग जैसे ही हम घंटी बजाएँगे, तो कुत्ते के मुँह में लार आना शुरू हो जाता है। अब केवल घंटी से ही लार आने लगती है, तो ये हो जाएगा अनुबंध के बाद, ठीक है? ये सारे सीखने के चरण हैं। अनुबंध से पहले कुत्ता भोजन को देख के लार टपकाने लगता था। अनुबंध के दौरान अनुबंध के दौरान क्या हो रहा था कि घंटी के साथ हम खाना दे रहे थे और लगातार ये चीज़ें दोहराई जा रही थी। और बाद में जब अनुबंध हो गया, उसके बाद हम देख रहे हैं कि हम घंटी बजाते हैं तब भी कुत्ते के मुँह में लार आ जा रहा है। हाँ, अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु ये है, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है यहाँ पे कि कई बार कई बार अभ्यास करने पर तटस्थ उद्दीपक अनुबंधित उद्दीपक बन जाता है। तटस्थ का मतलब क्या है? तटस्थ का मतलब न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल का मतलब जिसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कुत्ते को, है ना? लेकिन यही लगातार अगर हो रहा है तटस्थ उद्दीपक, तो फिर वो अनुबंधित उद्दीपक में बदल जाएगा। अब घंटी के सुनाई देने पर ही कुत्ते के मुँह से लार आने लगता है। वो अनुबंधित उद्दीपक में आएगा। अच्छा, पावलोव के प्रमुख सिद्धांत की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 या टॉपिक नंबर 7। भाई यहीं से तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएगा, मैं तुमको गारंटी लेता हूँ। बस इसको ध्यान से पढ़ना। अभी लास्ट में मैं कम से कम 15-20 क्वेश्चन भी कराऊँगा और उसको भी कर लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। बट इसको थोड़ा-सा पढ़ते चलो। अब देखो पावलोव के हिसाब से अधिगम उद्दीपक और प्रतिक्रिया आर के बीच संबंध स्थापित होने की प्रक्रिया, बिल्कुल ठीक बात है। स्टिमुलस और रिस्पोंडेंट, है ना? यही दोनों होते हैं। ठीक, पुनरावृत्ति या अभ्यास से संबंध मजबूत होता है, बिल्कुल ठीक बात है। पर्यावरण का अधिगम में महत्वपूर्ण योगदान है। सीखने में पर्यावरण का बहुत बड़ा योगदान होता है। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना होता है ना, लर्निंग, सीखना। ये तुम जानते हो। अधिगम क्रमिक होता है, बिल्कुल ठीक है। सीखने की प्रक्रिया क्रमिक होती है तथा अनुभव पर आधारित होता है, ठीक बात है। यह सिद्धांत सरल प्रतिवर्ती व्यवहारों को समझने में सहायक होता है। चलो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। पावलोव के सिद्धांत मुख्य रूप से उद्दीपक और प्रतिक्रिया पर आधारित है। अब पावलोव के सिद्धांतों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पहली विशेषता यह है कि यह शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है। शुरुआत में ही हमने इसको पढ़ा है। इसमें सीखना पर्यवेक्षक और अनुभव से होता है, बिल्कुल ठीक बात। यह मुख्यतः सहज या जैविक प्रतिक्रियाओं से संबंधित, जैसे लार आना, पलक झपकना, ये भी ठीक बात है, ये भी पढ़ा है। यह सिद्धांत इशार संबंध को प्रमुख मानता है, बिल्कुल ठीक है। इसमें विचार, तर्क, बुद्धि, इच्छा आदि का महत्व नहीं है। इसको थोड़ा-सा ध्यान रखना कि पावलोव के हिसाब से शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में विचार, तर्क, बुद्धि, इच्छा आदि का कोई महत्व नहीं रहता है। घंटी क्या है? एस है, लार आना आर है, रिस्पोंडेंट है ना? चलो, अब आ जाते हैं भाई पावलोव के सिद्धांत की महत्वपूर्ण क्रियाएं। पावलोव के सिद्धांत की महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं में अगर हम देखें तो पहला आता है तुम्हारा सामान्यीकरण। एक जैसे उद्दीपकों पर समान प्रतिक्रिया देना। एक जैसे उद्दीपक का मतलब है कि जैसे पहले हम घंटी बजाते थे, ठीक है? तब इसके मुंह से लार आता था, कुत्ते के मुंह से। अब मान लो हम बांसुरी बजा रहे हैं, तब भी अगर इसके मुँह से लार आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा? सामान्यीकरण हो जाएगा। एक जैसे उद्दीपकों पर समान प्रतिक्रिया देना, है ना? या हम साइकिल की घंटी बजा रहे हैं, तब भी इसके मुँह से लार आ जाए, तो क्या हो जाएगा? ये सामान्यीकरण में आ जाता है। अब हम आ जाएँगे विभेदीकरण। विभेदीकरण का मतलब ये हुआ कि अब घंटी बज रही है तो लार आ रहा है, लेकिन बांसुरी बज रही है तो लार नहीं आ रहा है। इसका मतलब कुत्ता अब विभेदीकरण कर पा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर पा रहा है ना? केवल विशेष घंटी पर ही लार का आना, अन्य आवाज़ों पर ना आना, ये क्या बोला जाएगा? विभेदीकरण बोला जाएगा। फिर आते हैं हम विलोपन पे। विलोपन का मतलब क्या हो जाएगा? विलोपन का मतलब है कि पहले तुम घंटी बजा के खाना देते थे,
ठीक है? अब तुम घंटी बजाते हो, खाना नहीं देते हो और ये कई बार जब तुम रिपीट करोगे तो तुम जब भी घंटी बजाओगे, तो कुत्ते के मुँह से लार बिल्कुल नहीं आएगी, है ना? क्योंकि अब वो भूल चुका है, वो विलोपन हो गया है पूरी तरीके से। यहाँ पे देखो घंटी बार-बार बजे लेकिन भोजन ना मिले तो कुत्ते का लार आना बंद हो जाएगा क्योंकि वो समझ गया है कि घंटी का कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो धीरे-धीरे वो जो उसके दिमाग में सेट था कि घंटी बजने पे खाना मिलेगा, वो धीरे-धीरे गायब हो जाता है। ठीक है? इसको विलोपन बोलते हैं। स्व-पुनर्प्राप्ति। अब कुछ दिनों तक तुम बिल्कुल घंटी-वंटी ना बजाओ, है ना? विलोपन के कुछ समय बाद बिना अभ्यास के ही प्रतिक्रिया फिर से लौट आती है। कुछ समय बाद पुनः घंटी बजाने पर कुत्ते का लार आना फिर शुरू हो जाता है। मतलब कुछ टाइम बाद तुम नहीं बजाओगे, तो अचानक जब तुम घंटी बजाओगे तो उसके मुँह में लार आ जाएगा। ये इसको स्व-पुनर्प्राप्ति बोलते हैं, दोबारा आ जाना। उच्च स्तरीय अनुबंधन क्या होता है? घंटी को प्रकाश के साथ जोड़ने पर प्रकाश देखकर भी लार आना। अब देखो जैसे तुमने क्या किया, तुम घंटी बजा रहे हो, साथ में प्रकाश भी दे रहे हो, टॉर्च लेके मान लो रात के जा रहे हो, है ना? तुम घंटी बजा रहे हो, टॉर्च जला रहे हो, उसके बाद इसको खाना दे रहे हो कुत्ते को, ठीक? उसके बाद इस कुत्ते को तुम खाना दे रहे हो। तो कुछ टाइम तक ये लगातार अगर करते रहोगे तो फिर अगर घंटी बजा रहे हो तब भी कुत्ते के मुँह में लार आ जाएगा और अगर घंटी ना बजाओ, तुम केवल प्रकाश दिखा दोगे तब भी कुत्ते के मुँह में लार आ जाएगा, ठीक? तो इसको बोलते हैं उच्च स्तरीय अनुबंधन, हायर ऑर्डर कंडीशनिंग होता है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से सारी चीज़ें समझ गए होगे और यहाँ पे तुमको मैंने ये सारी चीज़ें बता दी है कि विलोपन क्या होता है, स्व पुनर्प्राप्ति क्या होता है, उच्च स्तरीय अनुबंधन क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी तुमने ऊपर देख ही लिया है। शिक्षा पावलाव के सिद्धांत का उपयोग, उपयोग क्या-क्या है भाई? तो उपयोग इसका यही है कि अच्छी आदतों का विकास करने में सहायता मिलती है, अच्छी आदतें विकसित होती हैं। अनुशासन और व्यवहार नियंत्रण सहायक होता है। सकारात्मक उद्दीपकों द्वारा बच्चों को प्रेरित किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। भय, घृणा जैसी अनुचित प्रतिक्रियाओं को विलोपन द्वारा कम किया जा सकता है। विलोपन का मतलब धीरे-धीरे चीज़ों का कम होना। मान लो किसी बच्चे के दिमाग में भय है, घृणा है, तो ये सारी चीज़ें विलोपन द्वारा हम कम कर सकते हैं। उचित पुनरावृत्ति से सीखना मजबूत होता है। कक्षा में अनुकूल वातावरण बनाने में सहायता मिलती है। अच्छी आदत क्या है? शाबाशी, पुरस्कार देने पर आदत मजबूत होती है। डर कम करना, डर पैदा करने वाले उद्दीपक को बार-बार बिना दंड के प्रस्तुत कर देना, ठीक है। ध्यान आकर्षित करना, घंटी संकेत देकर ध्यान आकर्षित करना। व्यवहार संशोधन करना, अनुचित व्यवहार को विलोपन तथा उचित व्यवहार को पुरस्कार देना, ठीक है। अब पावलाव की सीमाएँ क्या हैं? ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। भोजन क्या है? एक यहाँ पे महत्वपूर्ण बात जो है उसको ध्यान रखो, भोजन क्या है? प्राकृतिक उद्दीपक है ना? अगर भोजन देख के लार आ रहा है तो प्राकृतिक प्रतिक्रिया हो जाएगी। घंटी क्या है? तटस्थ उद्दीपक है प्रारंभ में। घंटी प्लस भोजन, लार आएगा अभ्यास द्वारा। घंटी बजाने पर अनुबंधित उद्दीपक होता है, जिससे वो लार आ जाता है। घंटी सुनकर लार आए, अनुबंधित प्रतिक्रिया। चलो, यहाँ सारी चीज़ें एकदम क्लियर होगी। पावलोव के सिद्धांत की सीमाएँ, है ना? सीमाएँ फिर से दे दिया तो कोई बात नहीं, इसको हटाओ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। शिक्षा, पावलोव, ये सारी चीज़ें यहाँ तक हो गई है ना? चलो, अब आ जाते हैं हम देखो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ये पीडीएफ मैं दे दूँगा, आराम से पढ़ते रहना। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो सब मैंने तुमको बता दी है। अब देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है? प्रश्नों पे आ जाते हैं। तो पहला तो पूछ रहा है पावलोव किस देश के वैज्ञानिक हैं? तो भैया रूस के हैं, रसिया के हैं, है ना? पावलोव को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला है? तो बताओ। ये 1904 में मिला है। किस लिए मिला था बताओ? किस लिए मिला था इनको? किस लिए पुरस्कार मिला था? तो इन्होंने स्टमक में कुछ काम किया था, है ना? पेट के लिए कुछ काम किया था, उसी में इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। पावलोव का प्रसिद्ध प्रयोग किस जानवर पे हुआ था? तो इन्होंने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था, है ना? बात समझे कि नहीं? पावलोव का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है। ठीक, ये भी सही बात है। भोजन किस प्रकार का उद्दीपक है? तो भोजन एक प्राकृतिक उद्दीपक है ना? ये भी तुमने जाना। भोजन देखकर लार आना किसे कहते हैं? तो ये होता है तटस्थ प्राकृतिक प्रतिक्रिया होती है, ठीक?
घंटी प्रारंभ में किस प्रकार का उद्दीपक है? तो वो प्राकृतिक है ना? सॉरी, प्रारंभ में घंटी किस प्रकार का उद्दीपक? तटस्थ है ना? टेम्परेरी है। घंटी बाद में किस प्रकार का उद्दीपक बन गई है? अनुबंधित बन गई है ना? मतलब वो घंटी को देख के, घंटी को सुन के उसके मुँह में लार आ पा रहा है। घंटी सुनकर लार आना किसे कहते हैं? घंटी सुनकर लार आना अनुबंधित प्रतिक्रिया बोला जाता है। क्लासिकल कंडीशनिंग किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल कंडीशनिंग या ट्रायल कंडीशनिंग, एरर कंडीशनिंग। नहीं भाई, ये रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग होता है। ठीक, चलो आगे आ जाते हैं भाई। 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, पावलोव का सिद्धांत किसके बीच संबंध स्थापित करता है? उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच संबंध स्थापित करता है। निम्न में से कौन सा क्लासिकल कंडीशनिंग का मुख्य आधार है? उद्दीपक और प्रतिक्रिया, बिल्कुल ठीक बात है। सामान्यीकरण किसे कहते हैं? सामान्यीकरण क्या होता है? एक उद्दीपक पर एक प्रतिक्रिया, समान उद्दीपक पर समान प्रतिक्रिया, बिल्कुल। सामान्यीकरण में मैंने बताया था ना कि भाई अगर घंटी बजी तब भी उसके मुंह में लार आ रहा है, और हम बांसुरी बजा रहे हैं तब भी उसके मुंह में लार आ रहा है ना? तो सामान्यीकरण है, एक जैसी प्रतिक्रिया दोनों में दे रहा है। विभेदीकरण क्या होता है? वो समझ जाए कि हाँ, इस पे भोजन मिलेगा, इस पे नहीं मिलेगा। समान विभेदीकरण किसे कहते हैं? समान उद्दीपकों पर समान प्रतिक्रिया, विभिन्न उद्दीपकों पर विभिन्न प्रक्रिया। हाँ, ये वाला सही है। विभिन्न उद्दीपकों पर विभिन्न प्रतिक्रिया। विलोपन किस स्थिति को कहते हैं? जब प्रतिक्रिया स्वतः लौट आती है, जब उद्दीपक के बाद प्रतिक्रिया कमजोर होकर समाप्त हो जाती है, जब नई प्रतिक्रिया। ये बी ऑप्शन सही है भाई। ना ना, जब उद्दीपक के बाद प्रतिक्रिया क्या हो जाए? कमजोर हो जाती है और समाप्त हो जाती है। स्वतः पुनर्प्राप्ति किसे कहते हैं? सीखने के कुछ समय बाद प्रतिक्रिया का स्वयं लौट आना, बिल्कुल ठीक बात। प्रतिक्रिया कुछ समय बाद पुनः लौट आए। उच्च स्तरीय अनुबंधित में क्या होता है? उच्च स्तरीय का मतलब है कि एक अनुबंधित उद्दीपक को दूसरे तटस्थ उद्दीपक से जोड़ना। ये बी ऑप्शन एकदम सही है इसका। 18वां क्वेश्चन तुमसे बोला है कि पावलोव के सिद्धांत की प्रमुख सीमा क्या है? तो सीमा तुम देख लेना, मैंने नहीं बताया है। यह केवल सरल व्यवहारों की ही व्याख्या करता है। पावलोव किस शाखा से संबंधित है? तो भाई ये शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित है। पावलोव का सिद्धांत शिक्षा के किस प्रकार उपयोगी है? केवल परीक्षा पास करना, अच्छी आदतों का विकास, संसाधन प्रोत्साहन। ये बिल्कुल बी ऑप्शन इसका राइट। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक सारी चीजें तुमको क्लियरली समझ में आई होंगी। हर एक क्वेश्चन तुम बहुत अच्छे से कर पा रहे होगे, जो कुछ भी मैंने बताया है ना? तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और इस पीडीएफ के लिए 7752868599 पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पैसे के दे दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।